फील्ड लाइंस मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो फील्ड लाइंस का कॉन्फ़िगरेशन देखना है और किसी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन से उसके पैटर्न को हमको फाइंड आउट करना है। तो पहला है आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज का मतलब हुआ सिंगल पॉजिटिव चार्ज जब दिया जाएगा, उसके अगल बगल में कोई भी चार्ज प्लेस्ड नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है, तो उसका फील्ड का पैटर्न कैसा दिखेगा उसके बारे में ड्रॉ करने के लिए पूछा जाएगा। तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज मीन्स इसको इस तरह से भी दिया जा सकता है, दैट इज Q is greater than 0. Q is greater than 0 means isolated point charge which is positive, जो पॉजिटिव है। कैसे बनाएंगे इसके फील्ड पैटर्न को? Q is greater than 0, एक पॉइंट चार्ज है, तो मैंने बताया था कि पॉइंट चार्जेस से लाइंस ऑफ फोर्सेस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है आउटवर्ड निकलता है, तो इससे बाहर की ओर फील्ड जाएंगे, इस तरह से बाहर की ओर ड्रॉ करेंगे। ये हुआ इसका फील्ड लाइंस। और अगर बगल में अगर कोई चार्ज है तो ये पाथ कर्व हो जाता है, लेकिन अगर कोई चार्ज नहीं है इसके सामने, आइसोलेटेड है, सिंगल है, तो ये रेडियली आउटवर्ड जाएगा और इनफाइनाइट तक जाएगा। इस तरह का फिगर बनेगा, इसे बोलते हैं फील्ड पैटर्न। लेकिन ये जो है ये 2 डायमेंशन फिगर नहीं है, ये 3 डायमेंशन है। यहाँ पे अगर चार्ज अगर है तो चारों ओर जो है फील्ड लाइंस क्रिएट होंगे रेडियली आउटवर्ड। तो इसका फील्ड का नेचर है, व्हाट इज द नेचर? फर्स्ट रेडियली आउटवर्ड, और इसी को डाइवर्जिंग भी बोल सकते, रेडियली डाइवर्जिंग, डाइवर्स कर रहा है और चारों ओर कर रहा है। ये फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? तो चेक कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्सेस का क्लोजनेस कम है तो यहाँ पे फील्ड ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं लाइंस के बीच का सेपरेशन बढ़ते चला जाएगा और यहाँ पे फील्ड का वैल्यू कम हो जाएगा। तो अगर हम बात करें ए पॉइंट, आगे ले लेते हैं बी पॉइंट, तो यहाँ पे फील्ड ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव क्लोजनेस दो लाइंस के बीच में बहुत ही कम है, तो यहाँ फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू बी। तो यहाँ पे फील्ड का पैटर्न कैसा हो गया? नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। ये फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। अगर यूनिफॉर्म कब होता है? जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम होता है। तो यहाँ पे ये थर्ड अगर देखा जाए कि पोटेंशियल कहाँ पे ज़्यादा होगा, ए पे कि बी पे, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये पता करना है। तो अगर हमको पता करें ए और बी पे पोटेंशियल का वैल्यू, तो ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के अलोंग जाता है। इलेक्ट्रिक लाइंस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर से किधर जाता है? लोअर की ओर। तो पोटेंशियल अगर हम पॉइंट चार्ज से अगर हम देखा जाए तो इसका जो नेचर होगा वो सभी जगह पे सेम जैसा लगेगा, एक जैसा लगेगा पैटर्न। तो ये स्फेरिकल सिमेट्रिक कहने का मतलब है कि चारों ओर इसका पैटर्न जो होता है वो सेम होता है, स्पेस में होता है। तो ये 3 डायमेंशन फिगर है। एक्चुअली ये बोर्ड में दिखा रहे हैं तो ये 2 डायमेंशन है, लेकिन चारों ओर इसका फील्ड लाइंस निकलते हैं। तो ये कैसा है? ये फील्ड 3 डायमेंशन 3D, ये 3D पिक्चर होता है, नॉट 2D। तो ये 3D हो, और ये जो है तुम्हारा फील्ड पैटर्न पता चल गया किसके लिए? आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो ये सब पॉइंट्स का दिमाग में रखेंगे, इससे बारे में पूछा जाएगा। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि कहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ए के कि बी पे। तो पोटेंशियल ए पे ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की जाता है, जो आगे हम प्रूव करके ही बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड फिगर बनेगा आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज मीन्स Q इज लेस देन 0, चार्ज यहाँ पे नेगेटिव होगा। हमको पता है कि नेगेटिव चार्ज में लाइंस जो होते हैं टर्मिनेट करते हैं, तो जो भी एरो साइन हमने दिया था
बाहर की ओर, अब वो अंदर की ओर आएगा। ये कहां से आ रहा है? इन्फिनिटी से आ रहा है। फ्रॉम इन्फिनिटी। और पहले वाले फिगर में क्या था, जब पॉजिटिव चार्ज तो वो इन्फिनिटी पे तक वो एक्सटेंड करता था, तो इन्फिनिटी तक जाता था, और वो ये इन्फिनिटी से आ रहा है और यहाँ पे आके टर्मिनेट कर रहा है। इसको बोलते हैं रेडियली इनवार्ड, नॉट वार्ड, रेडियली इनवार्ड। इसको डाइवर्जिंग ना बोलकर क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग। ये कन्वर्जिंग नेचर का होता है, अंदर की ओर आता है लेंस। अब अगर देखा जाए कि पोटेंशियल कहाँ पे ज्यादा है, ए पर कि बी पे, तो इस केस में पोटेंशियल जो है बी पे ज्यादा होगा और ए पे कम होगा। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे ज्यादा होगा और बी पे क्या होगा? बी पे कम होगा, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन ज्यादा है, यहाँ पे सेपरेशन कम है, तो यहाँ पे फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, यहाँ पे फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा। तो ये कैसा फील्ड है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पोटेंशियल की बात की जाए तो फिर पोटेंशियल जो होता है हमेशा हायर से लोअर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हायर पोटेंशियल पे होगा, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इधर से आ रहा है। तो यहाँ पे पोटेंशियल बी पे पोटेंशियल अब ज्यादा हो जाएगा। पोटेंशियल एट बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट ए, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल यहाँ ज्यादा होगा बट फील्ड यहाँ पे ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ पे ज्यादा है और पोटेंशियल का वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, सो डिफरेंस विल बी VB माइनस VA। अगर लिखा है इसमें से इसके पोटेंशियल को अगर डिफरेंस किया जाए तो ये भी पॉजिटिव आएगा, बिकॉज यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ पे पोटेंशियल कम है। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो यहाँ पे रिलेटिव क्लोजनेस दो लाइंस के बीच में क्या है? कम है। तो यहाँ पे फील्ड ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। तो बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा और ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। बट इन केस ऑफ पोटेंशियल, potential at B is greater than potential at A, because electric field always directed from higher potential to lower potential. Clear? ये कैसा होगा? spherical symmetric। ये भी spherical symmetric, चारों ओर ये फैलेगा। ठीक है, सिमेट्रिक कहने का मतलब अगर इस पॉइंट चार्ज से अगर हम देखा जाए तो ये चारों ओर जो है एक जैसा दिखेगा, एक जैसा पैटर्न दिखेगा, तो इसको बोलते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिक। क्लियर? तो ये दो चार्जेस की बात हो गई, ये हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, ये बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के लिए ड्रॉ करना है, एक बार नेगेटिव चार्ज के ड्रॉ करना है। थर्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या है चार्ज का? कॉन्फ़िगरेशन मीन्स नंबर थर्ड। ये क्या है? टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज। टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज मीन्स टू इक्वल, इक्वल मीन्स मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है और दोनों को कुछ सेपरेशन पे रख दिया गया। यहाँ पर देखो, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ, एक पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ये है Q1, ये है Q2 और दोनों ही पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव। तो इसका फील्ड का पैटर्न कैसा होगा? फील्ड का पैटर्न इसको ग्राफिकली हम कैसे, पिक्टोरियली हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? तो कैसे इसको ड्रॉ करेंगे? ये पता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये प्लस, ये भी प्लस, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों ही लाइक चार्जेज हैं,
the neutral point will lie in between the line joining the two charges. अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो न्यूट्रल पॉइंट मिड पॉइंट पे लाई करेगा। न्यूट्रल पॉइंट मींस जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होगा जीरो होगा। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए कि इसका जो लाइंस निकलता है बाहर की रेडियली आउटवर्ड, इसका भी लाइंस किधर जाएगा, रेडियली आउटवर्ड। लेकिन यहाँ पे बगल में एक चार्ज बैठा हुआ है, तो जैसे इसका लाइंस बाहर जाएगा, इसके लाइंस आएगा तो ये क्रॉस कर जाएंगे, एक दूसरे को कट करेंगे। हमको पता है कि टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा इस केस में, तो लाइंस जैसे यहां से बाहर निकला, देखा जाए व्हाट विल हैपन, यहाँ पे जितना लाइंस निकलेगा वह यहाँ से भी उतनी ही लाइंस निकलेगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होते हैं फील्ड लाइंस, वो चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड उतने ही लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर निकलेंगे। तो यहाँ दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों से लाइंस ऑफ फोर्सेस का जो नंबर है वो क्या होगा, सेम होगा। तो बाहर जैसे निकला तो फिर ये इस तरह से आएगा। यहाँ पे दोनों लाइंस आपस में रिपेल कर जाते हैं, कट नहीं करेंगे। कट करेंगे तो फिर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, आएंगे और यहाँ पे आके मुड़ जाएगा। यहाँ पे जो फोर्स लगा इसको बोलते हैं रिपेल ट्रांसवर्सली ये रिपेल करता है। यानी ये जो है इस पे एक फोर्स लगाता है इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर, दोनों लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, और ये जो लाइंस है इस पे एक फोर्स लगाता है और एक दूसरे को रिपेल करता है। और ये रिपल्सन के चलते ये दोनों लाइन जब रिपेल होता है तो यहाँ पर भी वही पैटर्न बनेगा। मैंने बताया भी था कि फील्ड जो लाइन का जो पैटर्न बनता है वो सिमेट्रिक होना चाहिए। इस लाइन के बाद दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है यानी लाइंस है, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, उसके बाद लाइन सिमेट्रिक होनी चाहिए। तो इधर जैसे निकला तो इधर भी एक निकला, तो ये दोनों आपस में फिर रिपेल किया, ये इसको इधर रिपेल किया, ये इसको इधर रिपेल किया। ट्रांसवर्सली रिपेल करता है दोनों लाइंस, वो कट नहीं होते। फिर यहाँ से और एक लाइंस निकाल दिए, इस तरह से नंबर ऑफ लाइंसेस यहाँ से निकलेंगे। वो डिपेंड करता है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है। अभी हमने रफली फिगर बना रहा है तो इस तरह से निकाल सकते। इस तरह का फील्ड पैटर्न होगा, इस तरह से फील्ड बनेगा। बाहर की ओर निकलेगा। यहाँ पे जो लाइंस दिख रहा है, ये जो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो यहाँ पे कोई लाइंस नहीं आएंगे। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है वहाँ कोई फील्ड पैटर्न नहीं बनाना है। ये दोनों एक दूसरे को ट्रांसवर्सली रिपेल करते हैं और इसी रिपल्सन के चलते which explain the force of repulsion, between two charges। दो चार्जेस के बीच में, दो लाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो ये जो रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन जो दो लाइंस के बीच में, ये क्या एक्सप्लेन करता है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। टू लाइक चार्जेस रिपेल विथ ईच अदर, दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसी के चलते रिपल्सन होता है दो लाइंस के बीच में, ट्रांसवर्सल। ये इसको परपेंडिकुलर इधर पुश करेगा, ये इसको परपेंडिकुलर पुश करेगा। ठीक है, तो ये इसका फील्ड पैटर्न हुआ जब दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज होंगे। और ये जो होता है, ये पैटर्न जो होता है किसी भी प्लेन अगर यहाँ पे पास कर दिया जाए, कोई इस लाइन ज्वाइनिंग पे कोई प्लेन को पास कर दें तो उस प्लेन के अबाउट लाइन सिमेट्रिक पाए जाते हैं। यहाँ पे जितने भी लाइंस पास करेंगे, जैसे इस तरह से एक लाइन पास करेगा, ये एक बोर्ड एक प्लेन है, बोर्ड एक प्लेन है, इस प्लेन को हमने इस लाइन ज्वाइनिंग दी टू चार्जेस से पास कर दिया, तो ये पैटर्न दिखाई देगा। ये एक्चुअली लग रहा है टू डायमेंशन, तो टू डायमेंशन प्लेन पे दिखाई पड़ेगा, लेकिन ये थ्री डायमेंशन फिगर होता है। और ये कैसा फिगर है, ये सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक, सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक।
ठीक है, ये सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक फिगर होता है। ये बोर्ड एक प्लेन है, इस प्लेन पे ये दिख रहा है 2 डायमेंशन, लेकिन एक्चुअली ये 3 डायमेंशन होता है। इधर से भी एक कोई प्लेन पास कर दें, जो इसकी लाइन ज्वाइनिंग से कोई प्लेन को पास कर दें, तो उस प्लेन में भी फील्ड पैटर्न दिखाई पड़ेगा, दोनों साइड में सिमेट्रिक। तो इस तरह से बहुत सारे प्लेन्स इससे पास हो सकते हैं और सभी प्लेन्स में लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो है वो सिमेट्रिक दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है कॉन्फ़िगरेशन नंबर 4, टू अनइक्वल पॉजिटिव चार्ज। जब दोनों अनइक्वल पॉजिटिव चार्ज हो तब उसका फील्ड पैटर्न कैसा बनेगा। टू अनइक्वल पॉजिटिव चार्ज, सपोज Q1 का मैग्नीट्यूड बड़ा कर दें Q2 से, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 ग्रेटर देन Q2 प्लस Q1 प्लस Q2। मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है? इसका मैग्नीट्यूड इसका ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले कोशिश करें इसका न्यूट्रल पॉइंट को फाइंड आउट करें। तो मैंने न्यूट्रल पॉइंट का कॉन्सेप्ट बताया है कि न्यूट्रल पॉइंट जो होता है, अगर दोनों ही लाइक चार्जेज हैं, देन न्यूट्रल पॉइंट विल लाई इन बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस एंड क्लोजर टू द स्मॉलर मैग्नीट्यूड। जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है उसकी ओर शिफ्ट कर जाता है। तो यहाँ पे पहले मिड पॉइंट पे था जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, अभी इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है। तो यहाँ मैग्नीट्यूड जब कम होगा तो न्यूट्रल पॉइंट मिड पॉइंट पे लाई नहीं करके थोड़ा सा इधर लाई करेगा, शिफ्ट कर जाएगा। किसकी ओर? टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज, इधर स्मॉलर चार्ज का मैग्नीट्यूड है, तो उसकी ओर न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट कर जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पे कोई फील्ड पैटर्न दिखाना नहीं, यहाँ पे कोई फील्ड पैटर्न नहीं। अब क्या होगा कि ये मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो यहाँ से ज्यादा लाइन्स निकलेंगे, यहाँ इसका मैग्नीट्यूड कम है तो इसकी लाइन्स कम निकलेंगे। तो इसका फील्ड पैटर्न कैसे दिखाई पड़ेगा? यहाँ से निकल, ये इसका फील्ड पैटर्न, और दोनों साइड में सिमेट्रिक दिखाना है, दोनों साइड में सिमेट्रिक दिखाना है। इस लाइन के अबाउट ये सिमेट्रिक होना चाहिए। इस तरह से फील्ड पैटर्न दिखेगा। ये फील्ड पैटर्न। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई फील्ड पैटर्न होगा नहीं, और ये दोनों एक दूसरे को लिटरली रिपेल करते हैं, तो जिसके चलते ये दोनों में रिपल्सन होगा। और ये न्यूट्रल पॉइंट किधर शिफ्ट करता है? टुवर्ड्स द, यानी ये डिस्टेंस जो है अगर x1 है तो ये डिस्टेंस क्या होगा? x2। ठीक है, x2 और x1, ये x1 छोटा होगा किससे? x2 से, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। अगर हम चाहें कि ये न्यूट्रल पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है तो x1 का वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1? यानी यहाँ से न्यूट्रल पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है उसको हम कैसे निकालते हैं? इसके लिए मैंने रेडीमेड फॉर्मूला बताया था, Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इनटू सेपरेशन बिटवीन 2 चार्जेस। 2 चार्जेस के बीच का सेपरेशन, चलो हम ले लिया कितना, अगर L लेंथ लिए हैं तो L लेंथ को यहाँ पे लिखें। और ये डिस्टेंस कहाँ से मेजरमेंट किया जाता है? जहाँ से चार्ज को हम लोग कंसिडर करेंगे। अगर यहाँ से लेंगे तो इस चार्ज को लेंगे Q2, अगर यहाँ से मेजरमेंट करेंगे यहाँ से तो x2 निकालेंगे, तो x2 का वैल्यू क्या होगा? रूट अंडर Q1, तब ये चार्ज को लेंगे रूट अंडर Q1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर Q1 प्लस Q2 इनटू। तो इस तरह से हम न्यूट्रल पॉइंट के लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम Q1 एंड Q2 इस फॉर्मूला से। ठीक है, तो ये हुआ 4th। नेक्स्ट
नेक्स्ट है 5 में, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इसी को बोलते हैं दैट इज इलेक्ट्रिक डायोड। इलेक्ट्रिक दैट इज इलेक्ट्रिक डायोपोल केस में कैसे बना, ये नेगेटिव ले लिए। डायोपोल किसे कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड सेम होता है। ये प्लस ले लिए, प्लस, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट दोनों का नेचर क्या है, अपोजिट है। तो इसके लिए पैटर्न कैसा बनेगा, तो मैंने बताया था कि न्यूट्रल पॉइंट लाई कहाँ पे करेगा, न्यूट्रल पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है, और न्यूट्रल पॉइंट लाई कहाँ पे करता है, इन आउटसाइड द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस व्हेन चार्जेस आर अनइक्वल। जब चार्जेस अनइक्वल हो, तो अगर ये अनलाइक चार्जेस होते हैं, अनलाइक चार्जेस हो, और अनलाइक चार्जेस का मतलब एक प्लस ले लिए एक माइनस ले लिए, तो अनलाइक चार्जेस में न्यूट्रल पॉइंट कभी बीच में लाई नहीं करता है, वो उसके बाहर लाई करता है। ठीक है, तो बाहर लाई करता है, दोनों साइड का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैग्नीट्यूड अगर सेम होता है तो न्यूट्रल पॉइंट इधर भी लाई कर सकता है, इधर भी लाई कर सकता है, लेकिन दोनों के बीच में कभी भी न्यूट्रल पॉइंट लाई नहीं करता है। ठीक है, अब देखा जाए कि इसका फील्ड पैटर्न कैसा होता है। नेगेटिव में लाइंस ऑफ फोर्सेस आते हैं और पॉजिटिव से लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर निकलते हैं, तो ये इमिट करेगा और ये इसमें जाके टर्मिनेट करेगा। ये है तुम्हारा क्या, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो जितने भी लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगे इस लाइन के सिमेट्रिक होना चाहिए, तो यहाँ से लाइंस बाहर जाएंगे और यहाँ पे आके टर्मिनेट करेंगे, यहाँ से बाहर आएंगे और यहाँ पे आके टर्मिनेट करेंगे। ये सिमेट्रिक होना चाहिए, ये लेंथ सेम होना चाहिए। फिर यहाँ से आए, फिर यहाँ पे आके टर्मिनेट, पॉजिटिव से आते हैं नेगेटिव में आके टर्मिनेट कर जाते हैं। इस तरह का फिगर बनेगा और दोनों से सेम नंबर ऑफ लाइंसेस दिखाई पड़ेगा कि यहाँ से जितने लाइंस जाएंगे यहाँ पे आके टर्मिनेट कर जाएंगे। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों का लाइंस क्या होंगे, सेम होंगे, नंबर ऑफ लाइंस सेम। इससे बाहर आएगा, इसमें टर्मिनेट करते हुए दिखाना, मतलब आते हुए दिखाना, और इससे बाहर निकलते हुए दिखाना। ये इमिट करता है, ये इमिट करेगा और ये टर्मिनेट करेगा। अब देखा जाए कि एक क्वेश्चन पूछा था सीबीएसई बोर्ड में कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पैरेलल हो जाता है लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, पैरेलल हो जाता है लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। देखा जाए तो इस पॉइंट को बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस यहाँ परपेंडिकुलर होना चाहिए या दोनों के मिड पॉइंट से पास होना चाहिए, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर हम इस पॉइंट की चर्चा करें यहाँ पे, इसको देखेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट हम कंसिडर, इस पॉइंट की चर्चा करें यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, इस पे फील्ड का डायरेक्शन किधर अप्लाई करेगा, इस डायरेक्शन पॉजिटिव, और यहाँ पे कैसा चार्ज प्लेस करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हो गया E1, और ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज है तो इसको अपनी ओर क्या करेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा E1 और E2 का, क्योंकि यहाँ चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम, और ये डिस्टेंस भी क्या है, इक्वल है। तो ये डिस्टेंस जब इक्वल होगा, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस इक्वल होगा, तो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। E1 इज इक्वल टू E2। जब मैग्नीट्यूड सेम होता है तो यहाँ पे कुछ एंगल होगा, जब एंगल बनाएंगे यहाँ पे तो उस एंगल का इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, रिजल्टेंट जो डायरेक्शन होगा अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, तो इसका बाइसेक्टर लाइंस होगा। ये अगर थीटा है तो ये थीटा बाय 2 होगा, कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम।
तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये टेंजेंट है इस पॉइंट पे, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन के परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन के परपेंडिकुलर अगर हो जाता है ये E, तो ये जो लाइन दिख रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन ज्वाइनिंग दी टू चार्जेस के पैरेलल हो जाता है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे किसी भी पॉइंट पे अगर हम फील्ड निकाला जाए, रिजल्टेंट फील्ड ड्यू टू दिस टू चार्जेस, उसका डायरेक्शन हमेशा पैरेलल होगा किसके पैरेलल होगा? लाइन ज्वाइनिंग दी टू चार्जेस, लाइन ज्वाइनिंग दी टू चार्जेस। तो यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पैरेलल होगा इस तरह से। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है इसके पैरेलल पाया जाता है, लाइन ज्वाइनिंग दी टू चार्जेस। क्लियर? ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये दोनों चार्जेस अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो दे आर अट्रैक्ट विद ईच अदर। तो अट्रैक्ट क्यों करते हैं एक दूसरे को? क्योंकि इसका जो लाइंस ऑफ फोर्सेस होते हैं, फील्ड लाइंस जो पॉजिटिव से इमिटेट होते हैं और नेगेटिव में जाके टर्मिनेट करते हैं। तो फील्ड लाइंस जो होते हैं यहाँ पे, फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडिनली, ये लॉन्गिट्यूडिनल वाई में ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये धीरे धीरे अंदर की ओर आता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये दोनों आपस में नजदीक आएंगे, which explain the force of attraction, between two charges, two unlike charges। यहाँ चार्जेस अनलाइक है, यानी एक में प्लस है तो दूसरे में माइनस है, तो उस दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स हो जाता है। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फील्ड लाइंस लॉन्गिट्यूडिनल, लेंथ के अलोंग ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये नीचे, ये किसके अलोंग? लेंथ के अलोंग, लाइन जॉइनिंग दी टू चार्जेस। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये दोनों आपस में नजदीक आएंगे। ठीक है? इसका भी पैटर्न जो है वो सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक होता है, सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक इसका फील्ड पैटर्न। ठीक है? और ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा फील्ड है ये? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। ठीक है? और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जाके पैरेलल होता है? इस लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। कौन सा पॉइंट पे? जहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसके हर एक पॉइंट पे अगर देखा जाए तो फील्ड का डायरेक्शन हमेशा लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस पाया जाता है। ठीक है? ये अब फिफ्थ नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन की बात करें। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन नंबर 6। ठीक है? टू अनइक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है? नेगेटिव है, लेकिन दोनों ही अनइक्वल है। अभी यहाँ पे इक्वल था, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, उसे डायपोल बोलते थे। अब एक में मैग्नीट्यूड ज्यादा है, दूसरे का मैग्नीट्यूड कम है। सपोज ये है Q1, यहाँ पे है Q2। एक में माइनस ले लें, दोनों अनइक्वल है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज दोनों का डिफरेंट है। ये Q1 का मैग्नीट्यूड हमने बड़ा कर दिया Q2 के मैग्नीट्यूड से, लेकिन दोनों का नेचर अपोजिट है। इसमें प्लस है तो इसमें माइनस। और ये हुआ इसका लाइन ज्वाइनिंग दी टू चार्जेस। तो मतलब न्यूट्रल पॉइंट किधर लाई करेगा? न्यूट्रल पॉइंट किधर लाई करेगा? आउटसाइड द लाइन ज्वाइनिंग दी टू चार्जेस, एंड ऑन दैट साइड हुज मैग्नीट्यूड इज स्मॉल, जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है उस डायरेक्शन में इसका न्यूट्रल पॉइंट लाई करता है, जो मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। तो न्यूट्रल पॉइंट कभी बीच में लाई नहीं करता है। न्यूट्रल पॉइंट कब होगा?
जो जिधर छोटा मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है उस डायरेक्शन में न्यूट्रल पॉइंट लाइट होता है। ये लेंथ का नाम दे देते हैं x। दिस इज द न्यूट्रल पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू G, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है G। अब यहाँ से लाइंस निकालेंगे, फिर पैटर्न कैसा बनेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज से लाइंस इमिट करता है, तो ये इमिट करेगा जाके यहाँ पे टर्मिनेट करेगा। इस तरह से टर्मिनेट करता है, ठीक है। कुछ लाइंस और निकलेंगे जो यहाँ पे टर्मिनेट नहीं करेगा और एन पे भी जाके टर्मिनेट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे फील्ड का वैल्यू क्या है 0, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है 0, और ये आगे बढ़ जाएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से फील्ड बन रहा है। अब यहाँ देखा जाए कि इससे ज्यादा लाइंस बाहर जा रहा है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, इसका मैग्नीट्यूड छोटा है, इसमें कम लाइंस जो है टर्मिनेट करेगा। यहाँ से लाइंस देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे कितने हैं 4, इसमें 4 है, इसमें कितने निकल रहे हैं 9। तो इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, इसको यहाँ लाइंस बाहर ज्यादा निकलेंगे, यहाँ मैग्नीट्यूड कम है तो लाइंस यहाँ कम टर्मिनेट करेंगे, ठीक है। तो ये पैटर्न हुआ। तब x का वैल्यू जो है न्यूट्रल पॉइंट को वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए अगर बोला जाए, सो हाउ कैन यू फाइंड द न्यूट्रल पॉइंट, किस लोकेशन पे न्यूट्रल पॉइंट है उसको अगर निकाला जाए, तो इस फॉर्मूला के लिए हमने बताया है रेडीमेड फॉर्मूला। x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, दोनों के बीच का सेपरेशन हमने कितना ले लिया d, दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन कितना ले लिया d। अब यहाँ पे देखा जाए इसका वैल्यू जो होता है न्यूट्रल पॉइंट जो होता है हमेशा स्मॉलर मैग्नीट्यूड की ओर होता है। तो यहाँ वैल्यू क्या है मैग्नीट्यूड Q2 है डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2, ये फॉर्मूला रेडीमेड फॉर्मूला बताए थे हम, और इस सेपरेशन दोनों के बीच का कितना है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला से हम x का वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं जहाँ पे उसका न्यूट्रल पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये इसका फील्ड पैटर्न हुआ कब, जब दोनों अनइक्वल मैग्नीट्यूड का हो और दोनों अपोजिट नेचर का, तब ये पैटर्न को हम दिखाएंगे। आज का न्यूट्रल पॉइंट फाइंड आउट करने का ये टेक्निक है। न्यूट्रल पॉइंट ऑलवेज लाइज आउटसाइड द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस एंड ऑन दैट साइड व्हिच मैग्नीट्यूड इज स्मॉल, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होता है। नेक्स्ट पैटर्न, नेक्स्ट पैटर्न क्या है, जो भी 5 या 6 जो भी 5, ये दो प्लेट दिया हुआ, ये मेटेलिक प्लेट है, मेटेलिक प्लेट या स्लैब जो बोले, ये स्लैब ही मान लो। और यहाँ पे एक चार्ज रखें, ये प्लस Q, यहाँ पे माइनस Q। अब इसके फील्ड पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए बोला जा रहा है कि इसका फील्ड लाइंस कैसे हम दिखाएंगे ग्राफिकली। ये प्लस Q है और ये माइनस Q, ये भी इक्वल सेपरेशन पे रखा, ये मेटेलिक प्लेट है या सीट या स्लैब जो बोले। अब क्या होगा, इसके फील्ड पैटर्न कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। हमको ये पता है कि अगर ये कोई चार्ज इस मेटल के बगल में, ये न्यूट्रल मेटल है, इसमें कोई चार्ज अभी नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है लेकिन इसमें चार्ज नहीं है। न्यूट्रल बॉडी जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही क्या है प्रोटॉन, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन और जितने प्रोटॉन है, तो ये न्यूट्रल बॉडी है। अब होता क्या है कि कोई भी चार्ज को जब किसी न्यूट्रल बॉडी के सामने हम रखते हैं तो ये इंडक्शन प्रोसेस होता है। तो इंडक्शन प्रोसेस में क्या होगा कि ये इंड्यूस्ड कर देगा चार्ज यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड कर देगा, और इसका मैग्नीट्यूड होगा माइनस Q। अगर ये मेटल का बना हुआ तो सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज यहाँ पे जमा होता है। अगर ये मेटल है, अगर नॉन मेटल होता कोई अदर, तो यहाँ पे चार्ज का वैल्यू इससे कम होता है। लेकिन अगर मेटल का है तो सेम चार्ज यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज वो सेम होगा। तो ये अगर प्लस माइनस आ गया तो इसमें क्या आएगा प्लस। किस प्रोसेस से ये आ रहा है,
इंडक्शन प्रोसेस से। अब फिर ये चार्ज यहाँ पे हो जाएगा प्लस क्यू। देखो प्लस क्यू और माइनस क्यू मिलकर इसका टोटल चार्ज क्या हो गया? 0। तो ये चार्ज बॉडी नहीं है, ये पोलराइज्ड बॉडी हो गया, ये पोलराइज्ड हो गया, चार्ज नहीं, टोटल चार्ज का वैल्यू इसका 0। अब फिर ये इसको इंड्यूस करेगा, ये भी मेटल का बना हुआ है तो इसमें क्या डेवलप कर देगा? माइनस। इसके सामने रहेगा तो माइनस, अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप होता है इंडक्शन प्रोसेस में। तो ये हो गया माइनस क्यू, तो इधर क्या आएगा? प्लस क्यू, इसमें प्लस क्यू। ये सिर्फ मेटल में होता है, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। अगर ये प्लस है तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तो इसमें क्या होता? प्लस, इधर हो जाता माइनस, फिर ये हो जाता प्लस, ये हो जाता माइनस। ठीक है, फिर देखो बगल में ये था माइनस है, तो माइनस है तो इधर क्या डेवलप हुआ है? प्लस। आगे अब इसके फील्ड के बारे में बात करेंगे। तो फील्ड का कैसे हम ड्रॉ करते हैं? हमको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से लाइन्स ऑफ फोर्सेस बाहर निकलते हैं, तो इससे बाहर निकलेगा। अब ये रेडियली आउटवर्ड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ बगल में चार्ज है तो पाथ कैसा हो जाएगा? कर्व। पाथ कैसा हो जाएगा? कर्व। और कर्व होकर इस सरफेस में जाकर टकराएगा, यहाँ नेगेटिव में जाकर टर्मिनेट करता है। मैंने ये भी बताया कि पॉजिटिव कोई भी चार्ज बॉडी है तो उसके सरफेस पे परपेंडिकुलरली वो जाके स्ट्राइक करेगा। इस तरह से पैटर्न बनेगा, परपेंडिकुलर होना चाहिए, सरफेस का परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री पे जाके स्ट्राइक करना चाहिए। इस तरह का पैटर्न बनेगा। और यहाँ पॉजिटिव से फिर किधर जाएगा? ये नेगेटिव। सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर फिगर बनना चाहिए, सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर, सरफेस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। फिर यहाँ से इमिट होगा, क्योंकि मेटल है, मेटल के अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो यहाँ कोई भी लाइंस एग्जिस्ट नहीं करने वाला, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 इनसाइड द कंडक्टर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो यहाँ कोई फील्ड लाइंस नहीं दिखाना। फिर यहाँ से इमिट करेगा और फिर जाके यहाँ पे टर्मिनेट करेगा, इमिट करेगा और टर्मिनेट करेगा। यहां से इमिट होते समय भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये हुआ कंप्लीट स्ट्रक्चर यानी फील्ड का। इधर कुछ भी नहीं रहेगा तो ये स्ट्रेट निकल जाएगा, सॉरी ये टर्मिनेट करेगा, ये टर्मिनेट करेगा, यहाँ पे टर्मिनेट करेगा, यहाँ से इमिट करेगा। अगर इधर कोई चार्ज नहीं है तो ये रेडियली आउटवर्ड चला जाएगा। तो ये बन गया फील्ड पैटर्न। ठीक है, इस सिस्टम ये ड्रॉ करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जो भी हो 7, एक मेटल का प्लेट दिया हुआ है, यहाँ पर भी वही है और एक प्लस क्यू चार्ज दिया है। अब बोला जाए कि इसका फील्ड पैटर्न को ड्रॉ करें। फिर ये मेटेलिक सीट है, तो यह मेटल है, ये मेटेलिक सीट है, तो क्या होगा? इंडक्शन प्रोसेस होगा और यहाँ पे माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा और इधर पे क्या डेवलप होगा? प्लस चार्ज। इंडक्शन प्लस है तो यहाँ पे हो गया माइनस क्यू, यहाँ पे हो गया प्लस क्यू। इंडक्शन प्रोसेस सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। क्या होगा फिर? यहाँ से लाइन्स ऑफ फोर्सेस बाहर क्यों निकलेंगे? इमिट करेगा ये रेडियली आउटवर्ड, इस तरह से जा रहा है, लेकिन सामने, इसके सामने क्या है? पॉइंट नेगेटिव है, तो इसका पाथ स्ट्रेट नहीं निकल के फिर ये क्या हो जाता है? कर्व, और यहाँ पे आकर टर्न करेगा, इस तरह से फिगर बनेगा। लेकिन सरफेस पे क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। सरफेस पे हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर, रेडियली इस तरह का पैटर्न फिगर करेगा। ये हुआ फील्ड लाइंस का पैटर्न इस कॉन्फ़िगरेशन के। नेक्स्ट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट, थ्री चार्जेस दिया हुआ ट्रायंगल, यहाँ भी प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू, थ्री चार्जेस, थ्री पैटर्न।
अब इसका फील्ड पैटर्न कैसे बनेगा? तो इसके लिए बहुत सारे फिगर दिया हुआ है, उसमें राइट आंसर उस पर टिक करना है। पहला दिया हुआ है इसका फील्ड पैटर्न के बारे में, फील्ड पैटर्न के बारे में फर्स्ट है ये पैटर्न दिया हुआ, ये फर्स्ट पैटर्न ऐसे दिया। सेकंड पैटर्न दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है ये पैटर्न दिया हुआ। सी में क्या दिया हुआ है? ये पैटर्न दिया एंड डी में इसका और एक पैटर्न दिया हुआ। अब ये चूज करना है कि विच वन इज करेक्ट। इसके लिए लाइन्स ऑफ फोर्सेस कौन वाला करेक्ट है वो चूज करना है। एक पैटर्न दिया हुआ है, ये पैटर्न दिया ये पैटर्न दिया कि कौन सा पैटर्न जो है यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ अगर देखा जाए, एक्सप्लेनेशन किया जाए इसका, कि यहाँ पे देखते हैं कि ये तीनों पे पॉजिटिव चार्ज है। हमको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से लाइंस जाता है, नेगेटिव में जाकर टर्मिनेट करता है, लेकिन यहाँ पे देखो आके टर्मिनेट कर रहा है लाइंस, तो ये करेक्ट नहीं है, रॉन्ग फिगर है ये। तो ये फिगर रॉन्ग हो गया इसके लिए। इस पे देखा जाए कि यहाँ पे लाइंस जो होते हैं बाहर क्यों निकल रहे हैं, बाहर क्यों निकल रहे हैं, टर्मिनेट नहीं कर, इमिट कर रहा है यहाँ से। तो पॉजिटिव चार्जेस से लाइंस बाहर निकलते हैं और ये दोनों आपस में कहीं क्रॉस नहीं कर रहे। इसका मतलब ये क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे देखा जाए कि फील्ड लाइंस यहाँ सर्कल बना हुआ है, इसका मतलब है कि फील्ड लाइंस कभी लूप नहीं डेवलप करता है, ऐसा फील्ड कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव में जाकर टर्मिनेट करता है, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव क्यों नहीं आता है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ करा है लूप बना रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं दो फील्ड लाइंस आपस में जाके कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर गए, तो ये भी ये पॉसिबल नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। कौन सा पॉसिबल है? बी। तो ये लाइंस जो है, ये फिगर जो है इसके लिए करेक्ट है। तो चार में से ये करेक्ट फिगर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कोई एक मेटेलिक स्फीयर है और इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, एक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रख दिया, मेटल का बना हुआ, मेटेलिक, ठीक है। इसे बहुत सारे फील्ड लाइंस को दिखाया गया। एक फील्ड लाइंस ये, एक फील्ड लाइंस ये दिखाया, एक फील्ड लाइंस ये दिखाया और एक फील्ड लाइंस ये दिखाया, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये IIT 96 का क्वेश्चन। अब इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा जो फील्ड लाइंस है करेक्ट है, ये मेटल का बना हुआ है, कौन सा फील्ड लाइंस जो है करेक्ट पाथ को शो कर रहा है। तो यहाँ चार है, 1 2 3 4 पाथ है। विच वन इज करेक्ट?
तो देखा जाए कि ये इस लाइन के बारे में अगर एक्सप्लेनेशन किया जाए तो ये लाइन जो है सरफेस पे परपेंडिकुलर नहीं है। सरफेस पे परपेंडिकुलर कब होता है? जब वो रेडियस के अलोंग होता है। किसी भी कर्व पाथ में जब रेडियस के अलोंग होता है तब वो परपेंडिकुलर होता है। तो ये परपेंडिकुलर नहीं है। यहाँ पे जो स्ट्राइक कर रहा है, यहाँ से जो इमिट हो रहा है, तो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, सरफेस के परपेंडिकुलर, जो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो ये रॉन्ग हो गया। सेकंड है कि अगर ये मेटल का बना हुआ है तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है? 0 इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहाँ 0 है तो यहाँ फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये भी क्या है? रॉन्ग। ये भी फील्ड लाइन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये भी क्या हो गया? रॉन्ग। तो ये दोनों तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि फील्ड का वैल्यू यहाँ पे 0। अब इसकी बात किया जाए तो ये लाइन देखो तो यहाँ पे आया और यहाँ पे आके टर्मिनेट कर गया, यहाँ पे आके स्ट्राइक किया। स्ट्राइक किया देखो तो ये रेडियस के अलोंग जा रहा है। किसके अलोंग जा रहा है? रेडियस के अलोंग। और रेडियस हमेशा कर्व पाथ पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो ये रेडियस के अलोंग है, सरफेस पे ये परपेंडिकुलर है, अंदर में फील्ड लाइन एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा है इसका। और फिर जब यहाँ पे इमिट होता है तो फिर ये रेडियस के अलोंग ही जाता है। तो रेडियस के अलोंग निकला तो ये 90 डिग्री पे निकला, फिर जाके टर्न कर गया। तो ये सरफेस पे हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये करेक्ट है। ये जो ऑप्शन है, फोर्थ वाला ऑप्शन, ये करेक्ट है। तो विच वन इज करेक्ट? फोर्थ। तो फोर्थ जो है ये करेक्ट है। तो ये प्रॉपर्टी अगर दिमाग में है तो सारा क्वेश्चन ये बन जाएगा। प्रॉपर्टी अगर दिमाग में नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन बनाना मुश्किल है। तो प्रॉपर्टी याद रखना है, सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, किसी भी मेटेलिक बॉडी के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है, और जब वो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस चार्ज बॉडी पे स्ट्राइक करे या वहां से इमिट करे तो हमेशा नॉर्मल होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है। अगर कैपेसिटर की बात किया जाए, ये कैपेसिटर प्लेट होता है, इसमें प्लस होता है और इसमें माइनस, प्लस और। तो लाइन्स हमेशा पॉजिटिव से बाहर निकलते हैं, नेगेटिव में जाके टर्मिनेट करते हैं। पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव में जाके टर्मिनेट करता है। देखो ये 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, और ये सभी इक्वल स्पेस पे और पैरेलल है। तो ये कैसा फील्ड हो गया? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैपेसिटर के प्लेट के अंदर में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से किधर होता है? नेगेटिव। ठीक है, ये कैपेसिटर की। अगर ये स्ट्रेट पाथ है, एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को मैंने रख दिया, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट पी लिया, यहाँ पे एक पॉइंट पी लिया। एक नेगेटिव चार्ज इस एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि P पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन किधर होगा और Q पे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन किधर होगा। तो दो मैंने पॉइंट ले लिया P और Q और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज को प्लेस्ड कर दिया। तो नेगेटिव चार्ज पे जब भी लाइन्स आता है तो वो टर्मिनेट करता है रेडियली इनवर्ड। इस तरह से फिगर बनता है, रेडियली इनवर्ड। ये फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस टर्मिनेट करता है रेडियली इनवर्ड। ये आइसोलेटेड चार्ज है, सिंगल चार्ज है, तो रेडियली इनवर्ड होगा, रेडियली इनवर्ड। जब ये रेडियली इनवर्ड होगा तो यहाँ पे देखा जाए कि ये फील्ड लाइन्स, इधर भी फील्ड लाइन्स, ये भी फील्ड लाइन्स, ये भी फील्ड लाइन्स। ठीक है, तो फील्ड लाइन्स इधर जा रहा है, अब P पर भी फील्ड लाइन्स इधर जा रहा है, रेडियल इनवर्ड। तो P पॉइंट पे देखा जाए तो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है या फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। तो एट P में अगर हम बात करें तो फील्ड लाइंस का डायरेक्शन किधर होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और एट Q पॉइंट पे अगर देखा जाए तो फील्ड लाइंस का डायरेक्शन किधर होगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये इसका आंसर हो गया। इसमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर जाएगा फील्ड लाइंस और इस पॉइंट पे फील्ड लाइंस का डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, ये फील्ड है। इसको मैंने एक्सटेंड किया।
सेपरेशन दिया हुआ है, यहाँ पे सेपरेशन दिया हुआ है डी, सभी के बीच का सेपरेशन कितना है डी। यहाँ पे एक पॉइंट हमने ले लिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 40 न्यूटन पर कूलम इस ए पॉइंट, और यहाँ पे एक हमने पॉइंट लिया बी, या कहीं भी एक पॉइंट पे इस स्पेस पे कहीं भी बी पॉइंट। तो कह रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा अगर इसका सेपरेशन 2D है। यहाँ पे D है तो यहाँ पे कितना होगा 2D। ये सेपरेशन कितना है 2D, ये सेपरेशन कितना है 2D। तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट। तो क्वेश्चन है यहाँ पे फाइंड EB, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B। तो B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन टू लाइंस, टू फील्ड लाइंस के बीच का जो परपेंडिकुलर सेपरेशन होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये वैल्यू अगर बड़ा होगा तो ये वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो EA का वैल्यू क्या होगा, चलो इस प्रोपोर्शनली का हटाते हैं तो ये कांस्टेंट आएगा K डिवाइडेड बाय D। तो D है यहाँ पे, सेपरेशन कितना है D। अगर हम B पे निकाला जाए तो यहाँ पे लिखेंगे K डिवाइडेड बाय 2D। सेपरेशन यहाँ पे कितना है, परपेंडिकुलर सेपरेशन 2D। तो यहाँ पे जो फील्ड होगा वो K डिवाइडेड बाय 2D, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया, और यहाँ पे जो फील्ड होगा उसका वैल्यू होगा K बाय D। अगर हम दोनों में कंपेयर किया जाए तो EB डिवाइडेड बाय EA हम वैल्यू क्या आएगा 1/2, डिवाइड करने पे 1/2। सो ये पॉजिटिव चार्ज कर देती है। अब बोलेगा कि ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। ए पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखा जाए तो उसका डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट होगा। तो टेंजेंट इधर है, ये हो गया EA, यहाँ पे क्या होगा EB, यहाँ पे होगा EB। अब देखा जाए कि यहाँ पे फोर्स का जो वैल्यू होगा ए पॉइंट पे, फोर्स एट ए वो Q इंटू EA होगा, और फोर्स एट बी पे अगर देखा जाए तो वो होगा Q0 इंटू EB। अब दोनों पे देखा जाए कि दोनों पे एक्सेलरेशन ज्यादा कहाँ पे होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन ज्यादा महसूस करेगा कि यहाँ पे ज्यादा महसूस करेगा। तो एक्सेलरेशन फोर्स देखना है कि फोर्स किसका ज्यादा है। अब फील्ड के बारे में सोचा जाए तो यहाँ पे रिलेटिव क्लोजनेस ज्यादा है, तो यहाँ पे फील्ड का वैल्यू हियर EA का जो वैल्यू होगा EB से बड़ा होगा। यहाँ पे रिलेटिव सेपरेशन जो है चार लाइंस के बीच के ज्यादा है यहाँ पे, तो यहाँ पे फील्ड कम होगा, यहाँ पे फील्ड ज्यादा होगा। तो फील्ड ज्यादा है कहाँ पे, ए पॉइंट पे, फील्ड कम कहाँ पे है, बी पॉइंट पे। तो इसका फोर्स का जो वैल्यू होगा ए पॉइंट पे ज्यादा होगा कहाँ से, बी पॉइंट पे। अगर फोर्स ज्यादा है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। सो एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन एट पॉइंट। ये क्वेश्चन है कि किस जगह पे एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, तो वो डिपेंड करता है कि फील्ड कहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लिया ये ए पॉइंट पे एक चार्ज है उसको बोलते हैं QA, इस पे चार्ज है उसको बोलते हैं QB। अब इस फिगर से हमको ये पता करना है कि क्या ये फील्ड यूनिफॉर्म है, क्या ये फील्ड यूनिफॉर्म है। नहीं, ये कैसा फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछेगा कि दोनों चार्ज का साइन बताएं। तो साइन कैसे निकालेंगे, इससे प्लस से बाहर निकल रहा है, इसमें जाके टर्मिनेट हो रहा है, तो इसका साइन कैसा होगा, QA का साइन हो जाएगा प्लस एंड QB का साइन हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव में जाके टर्मिनेट कर रहा है तो इसका माइनस हो जाएगा। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, ये दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 10
√2 - 1 सेंटीमीटर दिया, दोनों के बीच का सेपरेशन, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन। अब कर है थर्ड क्वेश्चन कि दोनों का रेशियो बताएं, QA और QB का रेशियो क्या होगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ QA एंड QB, दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना। तो रेशियो का मतलब हुआ कि इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड का जो रेशियो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस पे, कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन्स जो फोर्सेस होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो फील्ड का लाइन्स भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन्स फोर्स जा रहा है, 12 लाइन्स यहाँ से निकल रहे हैं। तो इसको लिखेंगे 12 और यहाँ पे कितने टर्मिनेट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 टर्मिनेट कर रहे हैं। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ लाइन्स का चार्ज। तो ये 12 डिवाइड बाय 6 तो कितना आया ये 2। सो QA इज इक्वल टू 2 टाइम्स QB, यानी QA का जो मैग्नीट्यूड होगा ये QB के मैग्नीट्यूड से 2 टाइम्स होगा, यह पता चल गया। तो ये चार्ज का रेशियो है और किसका ज़्यादा स्ट्रेंथ बड़ा है वो हम इस लाइन्स ऑफ फोर्सेस से पता कर सकते हैं। अब क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों का जो न्यूट्रल पॉइंट है दोनों चार्ज का वो कहाँ पे लाई करेगा, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। तो ये दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, अभी पता चला, एक में प्लस है दूसरे में क्या है माइनस, इसका मतलब दोनों में कैसा चार्ज है, अनलाइक चार्ज। जब ये अनलाइक चार्जेस होंगे देन न्यूट्रल पॉइंट विल लाई आउटसाइड द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, दो चार्जेस के बाहर लाई करेगा न्यूट्रल पॉइंट, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। और किस साइड में लाई करेगा, जिधर मैग्नीट्यूड क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ मैग्नीट्यूड किसका 2, तो दोनों के बीच का सेपरेशन मान लें, इसको L ले लें, तो L से मल्टीप्लाई। अब QB का वैल्यू क्या है, QB इसको रहने दें, QA का वैल्यू है 2 टाइम्स QB माइनस QB मल्टीप्लाई, ठीक है। सो वैल्यू विल बी, वैल्यू क्या मिलेगा, x का वैल्यू, x विल बी, कुछ कॉमन आएगा QB, यहां से फिर आएगा QB √2 - 1 into L, so L divided by √2 - 1। L का वैल्यू क्या लिया गया, 10 √2 - 1 divided by √2 - 1, so this one cancel, so 10 सेंटीमीटर। यानी न्यूट्रल पॉइंट कितने लेंथ पे न्यूट्रल पॉइंट लाई करता है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम B, यहाँ से ये 10 सेंटीमीटर पे ये लाई करेगा। तो ये रहा इसका क्वेश्चन, ठीक है। और ये कहाँ पे जाकर टर्मिनेट करता है, इन्फिनिटी पे। अगर कोई चार्ज को इसके पाथ पे रख दें तो क्या ये चार्ज इस पाथ पे मूव करेगा, नहीं। अगर ये कर्व पाथ है तो चार्ज इस पाथ पे मूव नहीं करेगा, अगर स्ट्रेट पाथ होता तो चार्ज उस पे मूव करता है, ठीक है। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बस इसको हम लोग देख लें। एनसीईआरटी में क्या है, क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी में कि चूज करना है कि कौन सा लाइंस का जो है पैटर्न वो करेक्ट है और कौन इनकरेक्ट है। ये एक मेटल का बॉडी है, ये कंडक्टर और इसका लाइंस दिए हुए हैं इस तरह से। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक प्लस और एक प्लस, ये फील्ड का पैटर्न दिया हुआ है। ये B हो गया, ये A हो गया,
एक दिया हुआ है इस तरह से। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इसमें माइनस। अब कह रहा है विच वन इज करेक्ट, इसमें कौन करेक्ट है और कौन इनकरेक्ट है। तो देखा जाए कि ये कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। बट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस ऑफ चार्ज बॉडी, तो यहाँ तो परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पे देखा जाए कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इमिटेड फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेटेड टू नेगेटिव, फिर यहाँ से फिर इमिट हो जा रहा है, नेगेटिव से कभी इमिट नहीं होना चाहिए और पॉजिटिव में जाकर टर्मिनेट नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यहाँ पे रॉन्ग है, हमेशा पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव में आकर टर्मिनेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ और बता रहा है, यहाँ पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव में टर्मिनेट किया, फिर नेगेटिव से निकला, फिर पॉजिटिव में टर्मिनेट कर गया, जो रॉन्ग है। यहाँ पे देखा जाए सी पे, यहाँ पे ठीक है, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल है, दोनों ही अगर प्लस चार्ज होगा तो लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेंगे और ये लिटरली क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, यहाँ पे रिपल्सन होगा। तो यहाँ कोई भी लाइंस एक दूसरे का क्रॉस भी नहीं कर रहा है, तो ये फिगर करेक्ट है। यहाँ पे देखा जाए पॉजिटिव से निकल रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, लेकिन यहाँ दोनों ही पॉजिटिव है, तीनों ही पॉजिटिव है, तो ये तो यहाँ पे जाना नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव से निकल रहा है, पॉजिटिव में जाकर टर्मिनेट हो रहा है, तो ये भी क्या हुआ, रॉन्ग। यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे ठीक है, पॉजिटिव से निकल रहा है, नेगेटिव में टर्मिनेट कर रहा है, बट ये लूप यहाँ पे बता रहा है कि ये क्लोज पाथ है। तो क्लोज पाथ कभी नहीं होता है, कभी भी क्लोज फॉर्म नहीं बनाता है कौन, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बता रहा है कि यहाँ क्लोज है और ये परपेंडिकुलर नहीं है, सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं, तो ये भी फिगर क्या है, रॉन्ग। तो कौन सा फिगर करेक्ट है, सिर्फ सी, ए बी डी ई, ये सभी रॉन्ग फिगर है। तो ये सब एग्जिस्ट नहीं करता, ये सब लाइंस ऑफ फोर्सेस सिर्फ कौन सा एग्जिस्ट करेगा, सी, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन। बस ये लास्ट सर से, ये मेटल है और इसके बीच में एक कैविटी लगा हुआ है, कैविटी में एक चार्ज को रख दिया, तो कह रहा है कि इसका फील्ड लाइंस को ड्रॉ करें। ये एक मेटल है, तो इस चार्ज के द्वारा यहाँ पे इंड्यूस्ड होगा नेगेटिव चार्ज, ये न्यूट्रल बॉडी है, तो न्यूट्रल बॉडी है तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये प्लस क्यू है तो यहाँ पे होगा माइनस क्यू और यहाँ पे हो जाएगा प्लस क्यू, मेटल अगर है तो। द लाइंस ऑफ फोर्सेस रेडियली आउटवर्ड, इससे क्या होगा, बाहर, इस तरह से बाहर रेडियली, और फिर यहाँ मेटल है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, 0। तो यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर यहाँ से जाके वो टर्मिनेट इमिट करेगा, इस तरह से फील्ड लाइंस। ये फील्ड लाइंस, पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्सेस इमिट होते हैं, नेगेटिव चार्ज लाइंस ऑफ फोर्सेस टर्मिनेट करते हैं। मेटल के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो यहाँ पे फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और ये कहाँ पर जाएगा, अप टू इंफिनिटी। तो ये सब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का पिक्टोरियल डायग्राम था जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन हो, चाहे वो जेईई मेंस का क्वेश्चन हो, नीट का क्वेश्चन हो, एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया और आई होप आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्लास फिर नेक्स्ट लेक्चर लेके, नेक्स्ट टॉपिक लेके हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक आप घर में बने रहें और खूब मन लगा के अपनी प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।